हेलो दोस्तों। आज के हमारे बायोलॉजी के इस सेशन में आज हम क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम अटैम्प्ट करने वाले हैं। अगर आप कंप्लीट नोट्स में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं गारंटी से विश्वास करता हूँ जब आप ये अपने 200 क्वेश्चन हमारे पूरे पूरे कर लेंगे तब तक हम उसके बाद में किसी भी एग्ज़ाम में हम पूरे पूरे 100% अपने मार्क्स लेके आने की उम्मीद रखते हैं बायोलॉजी के हमारे इस सेशन में। चलिएगा, हमारा आज का जो क्वेश्चन है, आज हम 2 क्वेश्चन लेके आए हैं जैसे कि मैं बता चुका हूँ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है, उसका जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि फेफड़ों का आकार किस प्रकार का होता है। वो गोलाकार होते हैं, बेलनाकार होते हैं, शंकुआकार होते हैं, अंडाकार होते हैं। इस प्रकार से आपके सामने ऑप्शन है और फेफड़ों का जो आकार है वो आपसे पूछा गया है। तो चलिएगा, हमारे इसका जो आंसर हो जाता है, हमारा जो आंसर हो जाता है कि फेफड़े जो होते हैं शंकुआकार होते हैं। इस प्रकार से हम जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी ओर चलते हैं। तो आज का जो हमारा इसका आंसर है कि फेफड़ों का आकार किस प्रकार का होता है। फेफड़ों का आकार जो होता है शंकुआकार का होते हैं। चलिएगा आगे। तो अगला क्वेश्चन है कि हमारा जो मनुष्य में जो श्वसन अंग है वो कौन सा है। कि जो मनुष्य का जो श्वसन अंग है वो आपसे पूछा गया है कौन सा होता है। वो फेफड़े होते हैं, वो नाक होता है, या ट्रेकिया होता है, या क्लोम होता है। आपसे पूछा गया है कि जो फेफड़ों में श्वसन अंग है वो कौन सा होता है, और इसी से संबंधित आज का हमारा जो क्वेश्चन है उस पे हम फिर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का जो इसका जो श्वसन जो का मुख्य अंग होता है, कि मुख्य अंग कौन सा होता है, वो होता है फेफड़े। जबकि जो नाक होते हैं ना, जो सांस लेने के लिए जो नाक होते हैं वो एक सहायक सहायक क्रिया का के रूप में कार्य करते हैं। जबकि जो फेफड़े होते हैं वो पूर्ण रूप से जो श्वसन अंग होता है, वो श्वसन अंग पूर्ण रूप से कौन मुख्य भूमिका अदा करता है, वो करते हैं फेफड़े। चलिएगा, आज के हमारे जो कि हमारे 2 क्वेश्चनों में सीधा सीधा जो आंसर आया है हमारा फेफड़े आया है। तो चलिएगा, हम सीधा सीधा इन्हीं की ओर बढ़ते हैं और अब बात करते हैं फेफड़ों के बारे में। जो कि हमारे फेफड़े होते हैं किस प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हैं। ये एक फिगर का इसमें एक ये फिगर है, और फिगर के साथ साथ में ये जो मैं जस्ट पेन बदल लेता हूँ, और ये जो दूसरा है, ये यहाँ से आपको हार्ट चमक रहा होगा। ये यहाँ पे इस प्रकार से ये हार्ट है, आप देख पा रहे हैं। तो और ये अगर मैं बात करता हूँ फेफड़ों के बारे में, तो हमारे जो फेफड़े हैं किस प्रकार से हैं। तो हमारे जो शरीर में होते हैं, जो हमारी छाती के अंदर होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। एक दायां होता है, एक लेफ्ट होता है, और एक राइट होता है। तो इस प्रकार से जो एक फेफड़ा होता है हमारा, एक फेफड़ा क्या होता है, जो हमारा दायां फेफड़ा होता है, जो बाएं फेफड़े से तकरीबन 1 इंच के आसपास क्या होता है, बड़ा होता है और अधिक चौड़ा होता है। जो इनका औसत, अगर मैं बात करता हूँ, जो इनका औसत भार होता है फेफड़ों का, वो 23 ओस होता है और 19 ओस होता है। यानी कि जो हमारा जो दाया जो फेफड़ा है उसका जो ओस भार होगा वो कितना होगा, 23 ओस होगा। और जबकि जो हमारा बाया है उसका ओस कितना भाग होगा, 19 ओस इसका भाग होगा। जबकि हम कह सकते हैं जो कि पुरुषों के जो फेफड़े होते हैं, स्त्रियों के फेफड़ों की तुलना में क्या होता है, थोड़े से कुछ भारी और थोड़े से कुछ क्या होते हैं, बड़े होते हैं। जबकि जो फेफड़ों में जो चिकने और कोमल होते हैं, और साथ के साथ में जो इनके अंदर जो चिकने और जो कोमल होते हैं उनकी थोड़ी सी व्याख्या मैं आगे करने वाला हूँ, तो जस्ट रुकना भी। तो इसके जो भीतर क्या होते हैं, जो फेफड़े होते हैं इनके भीतर छोटे छोटे सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कोष्ठ होते हैं, जिनको हम एयर सेल्स भी, यानी कि एयर कोष्ठ, हवा वायु कोष्ठ कहते हैं हिंदी में, और एयर सेल्स भी इनको कहा जाता है। या फिर अगर कहीं कहीं एयर सेल्स ना लिख करके क्या कहेगा, एल एल्वियोलाई, इसको जो कहा जाता है एल्वियोलाई फिर कहा जाता है। यानी कि जो छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं, तकरीबन मैं बात करता हूँ हमारे जो फेफड़ों में ये सूक्ष्म जो छोटे छोटे ये जो छोटे छोटे कोष्ठ होते हैं, तकरीबन 300 करोड़ के आसपास ये हमारे शरीर में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कोष्ठ पाए जाते हैं, जिससे कि वायु मनुष्य के अंदर आने में जाने में सक्षम भूमिका निभा सके। और इन्हीं इन्हीं वायु कोष्ठों को क्या कहा जाता है, इन्हीं में क्या भरी जाती है, वायु भरी जाती है, ताकि वो सिकुड़ सके और फैल सके। अगर मैं बात करता हूँ जो कि युवा अवस्था में होते हैं, ये थोड़े मटियाले कलर के पाए जाते हैं। जबकि जब ये वर्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं, जब भी व्यक्ति वर्ध अवस्था में पहुंच जाता है, तो ये गहरे रंग के, यानी कि जो स्नाई कलर का होता है, यानी कि जो नीले कलर के होते हैं, स्नाई कलर के दिखाई देते हैं, और ये सामान्य स्पंज कहलाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ दोनों जो हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों के मध्य हमारा क्या पाया जाता है, हृदय पाया जाता है। जैसे कि आप इसमें थोड़ा सा ये हृदय देख पा रहे हैं प्रकार से, यहाँ से ये हृदय हृदय की एक छोटी सी नींव रखी गई है इसी में। अगर ट्रांसपेरेंट है जो कि इसमें हृदय, बट मैं आपको दिखाने की छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें भी एक
फेफड़ों के मध्य क्या पाया गया है, हमारा हृदय पाया गया है। अगर मैं प्रत्येक फेफड़ों के बारे में बात करता हूँ तो ये एक झिल्ली से घिरे होते हैं। अगर इन्हीं झिल्लियों के बीच में एक छोटा सा जिस टाइम पे वे फूलते हैं और सिकुड़ते हैं और ये रगड़ ना खाए, इसी के मध्य में जो एक कार्य करता है, यानी कि एक जो चिकना, मैंने अभी बताया था, अगर पिछली स्लाइड की ओर जाता हूं मैं, ये जो चिकना पदार्थ होता है, इसी चिकने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, इसी को हम म्यूकस, इसी चिकने पदार्थ को हम क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। तो इनमें रगड़ ना लगे, यानी कि हमारे जो फेफड़े हैं जब वे आपस में एक दूसरे को आकर्षित, यानी कि हवा लेते हैं और हवा छोड़ते हैं, तब उनके बीच में जो घर्षण का कार्य ना हो, उसी चिकने पदार्थ को क्या कहता है, म्यूकस कहा जाता है। अगर मैं इस म्यूकस की बात करता हूं तो ये जो म्यूकस है ये हमारे फेफड़ों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। और साथ के साथ में जब अगर मैं बात करता हूं, जब इनमें, यानी कि जब जो झिल्ली होती है, यानी कि जो झिल्ली होती है, अगर मैं बात करता हूँ तो इन झिल्लियों को सुरक्षित रखने के लिए भी हमारे जो फेफड़े होते हैं उनमें एक और चीज़ पाई जाती है, पैरा पैराइटल प्यूरा पैराइटल प्यूरा नाम की एक झिल्ली होती है, वो यहाँ से इनके बीच में पाई जाती है। और इसी के कारण जो जब फेफड़ों में क्या उत्पन्न हो जाता है, थोड़ा सा रोग उत्पन्न हो जाता है, तो इसी के जब हम इसकी स्टडीज करते हैं तो इसी स्टडी को क्या कहते हैं, प्यूलो प्ल्यूरिशी प्ल्यूरिशी नाम का यहाँ से क्या होता है, रोग उत्पन्न होने की संभावना रहती है। और इसी जो फेफड़ों की स्टडीज़ में अगर मैं बात करता हूँ, जो फेफड़ों की स्टडीज़ होती है वे प्ल्यूरिक्स कहलाती है। और इसी शोध में, यानी कि जो श्वसन के शोध होते हैं, होना कहलाते हैं। और जब ये फेफड़े रोगग्रस्त पाए जाते हैं, जब इस स्टडी के अंदर ये जो फेफड़े होते हैं हमारे रोगग्रस्त पाए जाते हैं, तो इसी के द्वारा जो हमारे फेफड़े होते हैं उनमें कौन कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है, उनमें 6 रोग उत्पन्न हो जाता है, तपेदिक हो जाता है और टीबी होता है। टीबी को इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। टीबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टीबी को इंग्लिश में कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस। अगर मैं आप ये छोटी सी इस फिगर पे आप ये सेल्स देख रहे होंगे, ये रेड कलर की थोड़ी डार्क है, तो जब इन पे शोध किया जाता है तो ये सेल्स पाई जाती है कि काफ़ी सेल्स मर चुकी होती हैं और ये इकट्ठा हो रही हैं, तो इसी को अक्सर फेफड़ों का कैंसर भी कहा जाता है। तो इन्हीं को ठीक करने के लिए काफ़ी आजकल इलाज हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया, इसमें टीबी, तपेदिक या क्षय रोग उत्पन्न हो जाता है। और इसी के लिए आजकल अगर मैं बात करता हूँ तो भारत सरकार ने, अगर कोई व्यक्ति टीबी से ग्रसित है तो एक स्कीम चलाई हुई है, जिसके अंतर्गत अगर आपको टीबी से ग्रसित है तो आप सरकारी अस्पताल में जाइए, वहाँ से अपना इलाज कराइए और 500 रुपये प्रति माह, जब तक आप ठीक नहीं होते तब तक वहाँ 500 रुपये की प्रति मंथ की क्या पानी है आपको धनराशि मिलेगी। और ताकि आपको, यानी कि आपका इलाज होगा और साथ के साथ में आपको 500 रुपये भी मिलेंगे। तो जो भी टीबी से ग्रसित व्यक्ति है वो जाए और अपना इलाज कराए। यानी कि सरकार की ये एक अवधारणा चली हुई है, यानी कि हमें आने वाले समय में जो टीबी का जो मरीजों की संख्या करनी है वो कितनी करनी है, शून्य करनी है। इसी के साथ साथ में हमने ये स्टार्ट किया है। अगर मैं बात करता हूँ, फेफड़ों के नीचे एक झिल्ली पाई जाती है जिसे हमने क्या बोला है, डायफॉर्म बोला गया है। ये डायफॉर्म का कार्य क्या है, फेफड़े और जो उदार के बीच में ये पाई जाती है। जब हम सांस लेते हैं फेफड़ों के द्वारा, तो यही जो सांस होती है ये फैलती है और सिकुड़ती है, जिससे कि हमारा पेट बाहर की ओर और अंदर की ओर क्या होता है, निकलता है और अंदर और बाहर की ओर अक्सर फैलता और सिकुड़ता रहता है। तो ये किसके कारण होता है, ये हमारा जो होता है डायफॉर्म के कारण ही संभव हो पाता है। आइएगा, चलिएगा अगले जो फेफड़ों के कार्य है, फेफड़ों का जो मुख्य कार्य है, शरीर के अंदर की जो वायु है, फेफड़ों का जो मुख्य कार्य है, शरीर के अंदर वायु खींचकर जो ऑक्सीजन उपलब्ध कराना है। और इन्हीं कोशिकाओं की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड नामक जो हमारी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड नामक जो गैस है उसको बाहर निकालने, यानी कि बाहर निकाल फेंकने का है, जिससे कि क्या हो, हमारे शरीर को, हमारे फेफड़ों के जो हमारे दिल से आने वाला जो गंदा खून है उन फेफड़ों के माध्यम से वो क्या हो जाए, पूर्ण रूप से ऑक्सीजन करत हो जाए और वो शुद्ध होकर के वापस हार्ट में जाने के बाद में वो क्या हो जाता है, शुद्ध रूप हमारे शरीर में फैल जाता है। तो यह फेफड़ों द्वारा लिए जाने वाले जो कि फुसफुसिया वायु संचरण का कार्य है, फेफड़ों के द्वारा क्या हो जाता है, वो शुद्ध कर दिया जाता है और जिससे कि सशक्त हो जाता है। अब अगर मैं बात करता हूँ तो यदि वायु प्रदूषित हो, यदि वायु प्रदूषित होती है तो फेफड़ों भी प्रदूषित होने की बहुत बहुत संभावना होती है, जिससे कि जब हम फेफड़ों में हम पहले से प्रदूषित वायु लेंगे तो वो हमें हमारे शरीर से फिर क्या करेगा, वो हमें
हमें जो रोगग्रस्त है वो बनाने की संभावना रहती है। फेफड़ों से दूषित वायु पहुंचने से फेफड़े क्या हो जाते हैं, फेफड़े शुद्ध न रह सकेंगे और उसी के कारण क्या हो जाएंगे, विकार ये रोगग्रस्त हो जाएंगे। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। अगर मैं आपको बता दूं आज का जो हमारा क्वेश्चन है, आज का हमारा जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अपनी वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं। जो हमारी प्यूलर मेम्ब्रेन्स होती है वो फेफड़ों की सुरक्षा करने के लिए क्या पाई जाती है, काफ़ी मेम्ब्रेन्स मैंने बताया। प्यू प्यू मेम्ब्रेन जो होती है, प्यूलर जो मेम्ब्रेन होती है फेफड़ों की सुरक्षा करने के लिए जानी जाती है, जो जो कि हम हमारी इस वीडियो के कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। जो कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ आज का जो हमारा आपको कमेंट में कुछ क्वेश्चन बताना है, वो बताना है कि जो हमने अभी पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो साइटोलॉजी है, साइटोलॉजी के जो जनक है उसका मैं आंसर दे देता हूँ। साइटोलॉजी का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी की कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। मैंने ये आपको उसका क्वेश्चन का जो आंसर है वो बता दिया। और जो आज का क्वेश्चन है वो आज का है कि जूलॉजी, जो जूलॉजी है, जूलॉजी के जो फादर्स हैं वो कौन है। जूलॉजी के जो फादर हैं आपको बताना है कि वो कौन है। कमेंट में आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और मैं शुभम कुमार मिलता हूँ जल्दी आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।